So hello everyone, welcome to the video. So this video it is about the classical evolutionism from the perspective of L.H. Morgan. Okay? So देखिए आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म अगर आप चैप्टर 6 को देखें सो चैप्टर 6 में क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म 3 सोशल साइंटिस्ट्स के एंगल से बताना है आपको। ये 3 सोशल साइंटिस्ट्स कौन हैं? एक आपके पास है मिस्टर टाइलर, ई.बी. टाइलर, दूसरे हैं आपके पास एल.एच. मॉर्गन और तीसरे हैं आपके पास जेम्स फ्रेजर। ठीक है, तो इन 3 लोगों के एंगल से, इन 3 लोगों की रेफरेंस लेके आपको एवोल्यूशनिज्म को समझाना है। ठीक है, एवोल्यूशनिज्म एज एन कंसेप्ट और एज एन अप्रोच वो आपने पिछली वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लें, बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूटी। पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एज अ कंसेप्ट, एज एन अप्रोच आप समझोगे, फिर उसके बाद आप इन लोगों का रेफरेंस समझोगे, दैट व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ पर्सन। ओके, तो इनकी जो अपनी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अब इन वीडियोस के ऊपर इनका रेफरेंस, इनका एंगल हम समझने वाले हैं। ओके, सो कुछ इंट्रोडक्शन छोटा सा एल.एच. मॉर्गन के बारे में। एल.एच. मॉर्गन ही वाज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो इनका काम था क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में, वो एंशिएंट सोसाइटी 1887 में दर्ज है। ठीक है, देन व्हाट इज द असेंस ऑफ द थ्योरी। थ्योरी का इनका जो क्रक्स था, जो असेंस था, इनका थॉट था क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में, वो क्या था? तो इनका मानना था कि जो कल्चर है वो स्टेजेस में इवॉल्व करती है, और ये जो स्टेजेस होती हैं दे आर सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं दैट व्हाट इज दिस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, सी द प्रीवियस वीडियो। पहली वीडियो में देखिए, पहली वीडियो में प्रॉपरली इस चीज़ को समझाया गया है कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड होती क्या चीज़ है और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड क्यों मान ली जाती है। ठीक है, वाई साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एग्जिस्ट्स, वाई दिस एक्सियोम ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज सो मच प्रिवेलेंट इन द क्लासिकल स्कूल ऑफ एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रीवियस वीडियो में समझाई गई हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियोस इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनाई हैं। और उनका कहना है कि जो ये स्टेजेस हैं ये तकरीबन पूरे वर्ल्ड में सेम ही होती हैं, पूरी दुनिया में सेम ही रहती हैं, बिकॉज ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इंसान एक ही तरह से सोचता है। ठीक है, देन ही यूज द कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, पिछली वीडियो में जो ई.बी. टाइलर वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा है दैट व्हाट इज कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, तो इन्होंने भी कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया ताकि जो एक एवोल्यूशनरी स्कीम है वो बनाई जा सके। जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो इनकी खास एवोल्यूशनरी स्कीम है। इनकी एवोल्यूशनरी स्कीम इट ब्रॉट अ रेवोल्यूशन in the classical evolutionism because he tried to interlink each and every institution. E.B. टाइलर का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने कल्चर को अलग अलग पार्ट्स में या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने फैमिली को अलग कर दिया, मैरिज को अलग कर दिया, ताकि हम एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस कर सकें, हम उस चीज़ को स्टडी कर सकें। बट अगर आप बात करते हैं मिस्टर मॉर्गन की, तो मॉर्गन ने इन इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट कैसे किया है? उन्होंने समझाया है कि अगर मैरिज में कोई चेंज आता है तो वो जो चेंज है वो किस तरह से फैमिली को अफेक्ट करेगा, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करेगा, एंड हाउ दीज थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ठीक है, चलो इसी चीज़ को हम आगे चल के समझते हैं। ठीक है, अगेन इन एल.एच. मॉर्गन्स
एवोल्यूशनरी सीक्वेंस आपके पास 3 पीरियड्स हैं, सैवेजरी, बारबरिज्म टू सिविलाइजेशन। एल.एच. मॉर्गन ने इन 3 पीरियड्स को 3 सब पार्ट्स में, सब पीरियड्स में विभाजित कर दिया है। अपर मिडल लोअर यहाँ पे भी, ठीक है। बारबरिज्म को भी 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया, सवेजरी को भी 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिविलाइजेशन को उन्होंने एक ही पार्ट में रखा है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी। तो एल.एच. मॉर्गन का मानना क्या था कि लोअर सैवेजरी में आपके पास अभी तक फायर की कोई इनोवेशन नहीं हुई है। देयर वॉज नो इनोवेशन ऑफ फायर इन दी लोअर सैवेजरी। जो लोग हैं वो रॉ सबसिस्टेंस के ऊपर जिंदा रह रहे हैं। रॉ सबसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आप रॉ खा सकते हैं, आप उन चीज़ों को रॉ ईट कर रहे हो, ठीक है। दे वर इंगेज्ड इन फिशिंग, दे वर इंगेज्ड इन गैदरिंग, ठीक है, नट सबसिस्टेंस, फ्रूट सबसिस्टेंस। तो जो चीज़ें आप रॉ खा सकते हो, आप उन चीज़ों को खा रहे हो। रॉ खाने के साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि जब आप किसी चीज़ को रॉ खाते हो, ठीक है, तो आपकी जो ईटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते, ठीक है, बिकॉज आपका जो ऑस्टोफेगस है उसकी जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम भोजन को पचाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को रॉ खा रहे हो। और बहुत जो पार्ट होता है भोजन का, वो जब आप चीज़ें रॉ खाते हो आपका पेट पचा नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि बिकॉज यू आर ईटिंग रॉ, तो जो आपका रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद मिडल में अकॉर्डिंग टू एल.एच. मॉर्गन यू स्टार्टेड यूजिंग फायर, आपने आग को यूज करना शुरू कर दिया, जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स करते हैं आजकल, ठीक है। कंपैरेटिव मेथड की, इनके कंपैरेटिव मेथड की खास बात क्या है कि ये कंपेयर करते हैं आज की चीज़ों को और पास्ट की चीज़ों को, ठीक है। ये आज की जो चीज़ें हैं उनको उठाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल के जो कंटेंट है, उनका जो कल्चर है, उनको उठाया, उसको स्टडी किया और उसके मुताबिक फिर उन चीज़ों को ये बनाएंगे कि मिडल सैवेजरी में भी यही चीज़ें होती होंगी, ठीक है। यानी कि आज की जो प्रेजेंट जो स्टडीज़ हैं, जो स्टैटिक स्टडीज़ हैं, उनको डायनेमिक में चेंज करने की ये कोशिश करते हैं। यही मॉर्गन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, कि ये जो थ्योराइजेशन है कि आज वाली चीज़ों को पास्ट के साथ मिलाना, इनका जो टेक्निक है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों के ऊपर बाद में हम बात करते हैं, ओके। सो फिशिंग और यूज़ ऑफ फायर ये आपके पास मिडल सैवेजरी में शुरू हो जाता है। फिर अपर सैवेजरी में आपके पास बोन एंड एरो, जैसे पोलिनेशियन सोसाइटीज़ यूज़ कर रही हैं वैसे यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे आप फायर का इनोवेशन करते हो, आग का इनोवेशन करने का मतलब क्या है कि अब आप फूड को पका के खाना स्टार्ट कर दिया, आपने फूड को पका के खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब आप ज़्यादा फूड कंज्यूम कर सकते हो, ज़्यादा फैट ज़्यादा प्रोटीन आप ले सकते हो। ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फैट लिया, यू विल रिप्रोड्यूस मोर, आप ज़्यादा रिप्रोड्यूस करोगे। और जब आप फायर के ऊपर आप पकाना सामान, कोई भी आपका जो मीट है वो पकाना स्टार्ट कर देते हो, तो पका के आप लोगों को बांटोगे, बहुत सारे लोग लगेंगे फायर के ऊपर चीज़ें पकाने में। इट विल फॉर्म अ ग्रुप, एक आपका ग्रुप बन जाएगा। जब आपका एक ग्रुप बन जाएगा तब आप बड़ी चीज़ों को हंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले हो और एक हाथी है, आप उसको हंट नहीं कर पाओगे। 2 इंसान हो जाएंगे, एक हाथी हो जाएगा, फिर भी हंट नहीं कर पाएंगे। आपको एक बड़ा ग्रुप बनाना होगा, तब आप एक बड़े हाथी को, हिरनों को हंट कर पाएंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से एक आपका बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप बन जाता है, यू स्टार्ट बिग गेम हंटिंग, बड़े जानवरों को आप मारना शुरू कर देते हो।
और ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है, आपका ग्रुप और बड़ा हो जाता है और फैमिली यूनिट एक बनना स्टार्ट हो जाता है, एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी और आगे पहुंचती है। यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग बो एंड एरो। आप बो एंड एरो को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हो ताकि एक एनिमल को दूर से मारा जा सके, जैसे पॉलिनेशियन सोसाइटीज़ में हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद यू स्टार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ क्या होता है कि देखिए, आपने मीट लिया, मीट को हंट किया, किसी जानवर को हंट किया, तो आप मीट को दबा के कहीं पे रख दोगे, इट विल प्रिजर्व। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में यही टेक्निक अपनाते हो, ठीक है, कि कहीं से आपने फसल काटी, फसल काट के उसके अनाज को कहीं पे दबा के रख दिया, तो इससे क्या होगा, अनाज खराब हो जाएगा, वहां से पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। तो अनाज को कहीं पे आप दबा नहीं सकते, उसके लिए आपको पॉटरी की ज़रूरत है। तो जब एग्रीकल्चर शुरू होता है उसी के साथ साथ आपकी पॉटरी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस जैसे जूनी इंडियंस में है, और पॉटरी भी बननी स्टार्ट हो गई उसी के साथ। ठीक है। देन हम मिडल बार्बेरिज्म के ऊपर पहुंचते हैं। मिडल बार्बेरिज्म के ऊपर एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि आपने एनिमल्स और प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ओल्ड वर्ल्ड में होना शुरू होता है, यानी कि अमेरिकाज में नहीं। ओल्ड वर्ल्ड का मतलब अमेरिका को छोड़ के जो बाकी सारी दुनिया है वो ओल्ड वर्ल्ड में आ जाती है। ठीक है। अमेरिकाज को हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं। तो उनका मानना था कि सबसे पहले जो मेज कल्टीवेशन है वो न्यू वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो गया, मिडल बार्बेरिज्म में, और ओल्ड वर्ल्ड में आपके पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होनी शुरू हो जाती है। अपर बार्बेरिज्म के हम ऊपर आते हैं। अपर बार्बेरिज्म में ही सेज कि आपके पास आयरन टूल्स, जैसे कि होमरिक ग्रीक्स में था, वैसे आपके पास होना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट यूजिंग आयरन टूल्स। आयरन टूल्स के साथ क्या होता है, आयरन टूल्स के साथ जो आपकी एफिशिएंसी है काम करने की, एफिशिएंसी है एग्रीकल्चर की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरन की स्ट्रेंथ कॉपर और ब्रॉन्ज से ज़्यादा रहती है। तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपके पास पॉपुलेशन भी बड़ी हो जाएगी, एक्सप्लोजन होगा पॉपुलेशन का। देन इन सिविलाइजेशन में ही सेज दैट यू स्टार्ट इनोवेटिंग द अल्फ़ाबेट, कि आपने अल्फ़ाबेट को इनोवेट करना स्टार्ट कर दिया। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, ABCDEFGH, ये है आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के साथ क्या होता है दैट आप अपनी नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई स्टडी की, मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी की, मैंने कोई साइंटिफिक थ्योरी निकाली, तो मैंने उस चीज़ को कहीं पे लिख दिया, अपने पेपर में लिख दिया, पेपर पब्लिश हो गया। नाउ दैट पर्टिकुलर पेपर, वो जो मेरी नॉलेज है वो सालों साल चलेगी। ठीक है। तो थ्रू राइटिंग I can preserve my knowledge and the next generation can exploit my knowledge. ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि सिविलाइजेशन उत्पन्न होती है लिखाई के साथ, लिखने के साथ। ठीक है। ओके। जैसे आपके पास विक्टोरियन सोसाइटी में। सो टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू एल.एच. मॉर्गन इट इज द मोस्ट क्रूशियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी सबसे क्रूशियल ड्राइविंग फोर्स होती है। टेक्नोलॉजी के साथ ही आपके पास सोशल गैदरिंग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मैरिज चेंज हो जाती है, मैरिज के साथ फैमिली चेंज हो जाती है, फैमिली के साथ किनशिप। ठीक है। और इसी के साथ आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी का जो किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी ओरिएंटेड रहेगी वो भी चेंज होते रहते हैं। इन चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है। तो हमने सैवेजरी में क्या देखा था, दोबारा फिर से सैवेजरी में आते हैं। हमने सैवेजरी में क्या देखा था कि यू हैव द ग्रुप मैरिजेस, सैवेजरी में क्या देखा था कि आपके पास फिश एंड नट सब्सिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। अब इस सब्सिस्टेंस के लिए यू नीड ग्रुप। ठीक है।
आपने गैदरिंग करनी है, आपने हंटिंग करनी है, आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक सवाना डेजर्ट में हैं। ठीक है, सेवेजरी के टाइम पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी इट वाज इन अफ्रीकन सेवानास। ठीक है, तो आप सेवानाज में हैं, आप ग्रासलैंड्स में हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं रहोगे यू विल स्टार्व टू डेथ, आपकी डेथ हो जाएगी स्टारवेशन की वजह से। तो इट इज बेटर टू फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप में अगर आप ग्रुप में ही मेट करना स्टार्ट कर दोगे, जो ग्रुप का कोई भी मेल है वो किसी भी फीमेल के साथ मेट करना शुरू कर देगा, देन ग्रुप में ही रिवेलरीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, ग्रुप में एनवी क्रिएट हो जाएगी, रिवेलरीज क्रिएट हो जाएंगी। सो यू स्टार्ट ग्रुप मैरिजेस, आप ग्रुप मैरिजेस शुरू कर देते हो। ग्रुप मैरिजेस का मतलब क्या है कि एनी वन ऑफ द G1 ग्रुप 1 कैन मेट विद एनी वन ऑफ द G2, कि कोई भी G1 ग्रुप का G2 ग्रुप के साथ मेट कर सकता है, पर G1 के बीच में जो मेटिंग है ये नहीं होगी। ठीक है, एक रूल बन जाता है, अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं बनी है, ये सिर्फ एक रूल बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पास कंसेंग्यूइन मैरिजेस शुरू हो जाती हैं। कंसेंग्यूइन मैरिजेस का मतलब क्या है? ठीक है, कंसेंग्यूइन मैरिजेस का मतलब क्या है कि मतलब आपके पास जो है अभी तक इंसिस्ट है। इंसिस्ट का मतलब है कि मेटिंग बिटवीन दी, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कंसेंग्यूइन मैरिजेस के कंसेप्ट को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल गेट द होल्ड ऑफ। देखिए, मान लीजिए देयर इज नो मैरिज, एक ऐसी दुनिया सोचिए कि जहां पे कोई मैरिज का रूल नहीं है। ठीक है, सो देयर इज अ फीमेल, ओके, एक फीमेल होगी आपके पास, और यू हैव द विजिटिंग मेल्स इन द ग्रुप मैरिज ऑल्सो। फीमेल बिलोंग्स टू द ग्रुप 2, मेल बिलोंग टू द ग्रुप 1। ठीक है, मेल 1 आता है एक रात, फिर उसके बाद चला जाता है, दूसरी रात मेल 2 आता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मेल्स इस फीमेल को विजिट कर रहे हैं मीटिंग के लिए, बिकॉज दिस फीमेल इट बिलोंग्स टू दी G2 ग्रुप, ये G1 ग्रुप की नहीं है। ठीक है, तो नाउ अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा, कोई भी चाइल्ड पैदा होगा, उसको अपने फादर का नहीं पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है। ठीक है, उसको अपने फादर का नहीं पता चलेगा, लेकिन अपनी माँ के बारे में उसको जरूर पता रहेगा। इट मेक्स दी कंसेंग्यूइन मैरिजेस कि मेल नहीं साथ में रह रहा है, फीमेल है साथ में। ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट बॉन्ड है इट इज बिटवीन दी मदर एंड दी चाइल्ड। वो मदर और चाइल्ड के बीच में सबसे पहला प्रोमिनेंट बॉन्ड डेवलप होता है। ओके, But in the consanguine marriages, some kind of incest is also there. Incest का मतलब है एक close family में mating relationship होना, बहन भाई में या फिर फादर डॉटर में जो है वो मेटिंग रिलेशनशिप होना। ये भी LH मॉर्गन ने कहा कि हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडल में भी ग्रुप मैरिजेस रहती हैं, लेकिन जो इंसिस्ट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। इंसिस्ट बिकम्स आ रिस्ट्रिक्शन, इंसिस्ट एक टैबू बन जाता है। ठीक है, सो इन दी पुनालुअन फैमिली इंसिस्ट बिकम अ टैबू, बट द ग्रुप मैरिजेस और जो इस तरह की जो ग्रुपिंग्स हैं बिटवीन दी मदर, फीमेल एंड दी चाइल्ड वही रहती हैं। जो मेल है वो कभी कभी आता है फिर चला जाता है, कोई प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इन द लोअर बार्बरिज्म यू हैव द पेयरिंग मैरिजेस, आपके पास पेयरिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है कि मेल को कहा जाता है कि आप फीमेल के साथ रहें। ठीक है, अगर आपने शादी कर ली है तो आप फीमेल के साथ रहें, बट मेल एंड द फीमेल बोथ कैन मेट विद अदर्स। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों एक इकट्ठा रहेंगे, लेकिन बाहर किसी से भी वो अफेयर कर सकते हैं, मेट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स दी पेयरिंग फैमिली और जिस पेयरिंग मैरिजेस, और जिस तरह की फैमिली बनती है दिस इज दी सिंडास्मियन फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद अपर बार्बरिज्म में
पैट्रियार्चिकल जो सिस्टम है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है कि फीमेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकती, आप किसी और के साथ मेट नहीं कर सकती, बट द मेल दे आर मेटिंग विद द अदर फीमेल्स ऑल्सो, मेल बाकियों के साथ भी मेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ पैट्रियार्चिकल फैमिली सिस्टम दैट द मेल कैन डू एनीथिंग दैट ही वांट्स, but there are restriction on the female members of the group. Okay, फिर उसके बाद in the civilization you have monogamy, you have restrictions on both of them, दोनों के ऊपर restrictions लगाई जाती हैं। ओके और इसी के साथ आपके पास किनशिप सिस्टम डेवलप हो जाता है, किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम इस तरह से समझिए, दो तरह का है, एक है क्लासिफिकेटरी, एक है डिस्क्रिप्टिव। जो आपके फादर का छोटा भाई है उसको आप क्या कहते हो, चाचा। जो बड़ा भाई है उसको आप क्या कहते हो, ताया। लेकिन अगर आप मदर की साइड के ऊपर जाएं, मदर की साइड के ऊपर चाहे मदर का छोटा भाई है चाहे वो बड़ा भाई है, आप उसको कहते हो मामा, ठीक है। एज के ऊपर आपने एक जगह के ऊपर फ्रॉम द फादर साइड क्लासिफिकेशन हो गई, चाचा और ताया अलग अलग नाम दे दिए एज के ऊपर, बड़े को ताया, छोटे को चाचा, ठीक है। लेकिन मामा को कुछ ऐसा आपने नहीं दिया। तो जब आप इस तरह का एक जो सिस्टम है बिना किसी पर्टिकुलर नेम के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, जैसे मामा चाचा ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्लासिफिकेटरी सिस्टम का मतलब है कि आपने सिर्फ ये क्लासिफिकेशन की है कि ये मामा की साइड वाला है, ये मतलब ये माँ की साइड वाला है, ये फादर की साइड वाला है, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेटरी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू एल.एच. मॉर्गन ये क्लासिफिकेटरी सिस्टम थ्रू आउट द एवोल्यूशन रहता है। सिर्फ सिविलाइजेशन के ऊपर आपके पास ये मामा और ये ताया चाचा वाला जो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है ये डेवलप होता है, ठीक है। किनशिप चैप्टर में हम, किनशिप टर्मिनोलॉजी में हम ये चीज़ देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें हम थ्योरीज देखते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए, और प्रॉपर्टी। अब देखिए, यहां तक यू हैव द ग्रुप मैरिजेस। सैवेजरी में यहां तक आपके पास ग्रुप मैरिजेस होती हैं, ओके। ग्रुप मैरिजेस का फंडा क्या है कि बच्चे को अपनी माँ के बारे में पता रहता है लेकिन अपने फादर के बारे में नहीं पता रहता है। तो जहाँ पे जिस घर में वो फीमेल रह रही होगी, ऑब्वियसली वो घर उस फीमेल का होगा। गॉट द पॉइंट? क्योंकि वहाँ पे मेल तो है ही नहीं कोई। सो सैवेजरी में जो प्रॉपर्टी थी इट वुड बी फीमेल लिंक्ड। उस औरत के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी होगी, वो फीमेल लिंक्ड प्रॉपर्टी होगी। इट इज इन अ बार्बरिज्म जब मेल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी होगी। और मेल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? देखिए, इस फीमेल को लेट से इस एक फीमेल F1 है, इसके दो बच्चे हैं, वन इज फीमेल अदर इज मेल। ये दोनों क्या हुए? बहन भाई हो गए, ठीक है। इन दोनों बहन भाइयों को अपने फादर के बारे में नहीं पता है, बट इन दोनों को पता है दैट दे आर बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो ब्रदर और सिस्टर को अपने बारे में पता होगा और एक माँ के बारे में पता होगा, इस माँ को अपने ब्रदर के बारे में पता होगा। सो ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, खास बात एग्रीकल्चर की क्या होती है कि यू नीड अ मेल मेंबर, एक मेल मेंबर की जरूरत पड़ती है वहां पे श्रम करने के लिए, चीजों को उगाने के लिए, ठीक है। तो उस दिस इज द थ्योरी ऑफ एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन ने कहा, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ठीक है। कहीं और आप ट्राइब्स के नाम लिखना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल भी होती हैं। इन दी देर आर सम कैरेबियन सोसाइटीज़ जहाँ पे फीमेल फैमिलीज़ हैं और वो जो है वो एग्रीकल्चर बहुत सक्सेसफुली परस्यू कर रही हैं, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एल.एच. मॉर्गन आपको एक फीमेल को मेल मेंबर ज़रूर चाहिए, ठीक है।
तो मेल मेंबर क्या करता है, वो अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं करवाएगा, फीमेल लिंक्ड प्रॉपर्टी ही होगी, फीमेल के नाम ही प्रॉपर्टी होगी। बट मेल वहां पे श्रम कर रहा होगा, मेल वहां पे फीमेल की प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहा होगा। जो ब्रदर का भाई यानी कि एक लड़के का मामा जो है वो वहां पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मेल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। एंड इन द सिंडास्मियन फैमिली ऑल्सो आपका जो मामा है वो भांजे के साथ रहेगा। ठीक है, मामा और भांजे की बॉन्डिंग एक फादर और सन वाली रहेगी। जो सोशलाइजेशन फादर प्रोवाइड करता है आज के टाइम के ऊपर, वो मामा प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जो एजुकेशन फादर प्रोवाइड करता है संडास्मियन फैमिली में, वो मामा प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो मेल ओरिएंटेशन हल्का हल्का लोअर बारबेरिज्म में आना शुरू हो जाता है। फिर मेल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि अब मेल ने अपने नाम जो प्रॉपर्टी है वो लगवा ली, वो स्टार्ट होता है आपके पास बारबेरिज्म में। ठीक है, अपर बारबेरिज्म में अब मेल श्रम कर रहा था, लेकिन अब मेल क्या करेगा, अब मेल कहेगा कि मेरे नाम ही प्रॉपर्टी लगा दी जाए, क्योंकि मैं यहां पे श्रम कर रहा हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं। ठीक है, इन द सिविलाइजेशन यू हैव द मेल इनहेरिटेंट, मेल ओरिएंटेड बेस्ड अपॉन टेरिटरी, और एक टेरिटरी बननी स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिटी वाला एक जो सेंस है वो जाना शुरू हो जाता है सिविलाइजेशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, स्टार्टिंग में आपके पास एक ग्रुप था। ठीक है, यू हैड अ ग्रुप, वो ग्रुप खाता था, वो ग्रुप बांटता था, उसकी लैंड थी, टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं आया था प्रॉपरली। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या देखा कि जो ग्रुप है वो सिमटता चला गया, और जो लास्ट ग्रुप बचा वो आपके पास एक फैमिली बेस्ड ग्रुप था। ठीक है, और इस फैमिली बेस्ड ग्रुप के आने के साथ एक टेरिटरी का कंसेप्ट आएगा। ओके, पहले बहुत बड़ा ग्रुप था, धीरे धीरे वो सिमटता गया और एक फैमिली का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, और जो अब कम्युनिटी लैंड की बात होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और एक टेरिटरी बेस्ड जो प्रॉपर्टी है वो आनी स्टार्ट हो जाती है सिविलाइजेशन में। ठीक है, इसी के साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इन स्टार्टिंग यू हैव प्रोमिस्क्यूअस बैंड्स। प्रोमिस्क्यूअस बैंड्स का मतलब है आपके पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी के साथ भी मेट कर रहे होते हैं। देन उन ग्रुप से आपके जो है वो सेक्शंस बनते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो बहुत सारी फीमेल्स बहुत सारे मेल्स इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन यू हैव द मैट्रीसिब्स, मैट्रीफोकल फैमिलीज बन जाती हैं, यानी कि एक फीमेल रह रही है, फीमेल के साथ उसके बच्चे रह रहे हैं, बच्चे में मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, ये है मैट्रीसिब। जो चीजें हैं वो एक औरत के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक है, वो जो फीमेल है शी इज द सेंटर ऑफ दैट फैमिली, वो उस फैमिली का सेंटर बनी रहती है। ठीक है, देन उसके बाद यही मैट्रिसिब्स हल्का बड़ी हो जाती हैं गवर्नेंस के लिए, चीज़ों को गवर्न करने के लिए। बिकॉज इन एग्रीकल्चर में आपके पास एग्रीकल्चर और हंटिंग गैदरिंग में जो एक मेन डिफरेंस आता है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट होता है, वो ये होता है कि एग्रीकल्चर में यू हैव टू वेट फॉर द 6 मंथ, 6 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद आपके पास बम्पर क्रॉप आ जाता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा खाने को अनाज मिल जाता है। अब इस अनाज को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है, किसको कम अनाज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इन सारी गवर्नेंस के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए। सो सबसे पहली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ग्रुप वाली बनती है मैट्रीसिब के बाद, वो बनती है फेट्री। फेट्री बड़ी होती जाती है, ट्राइब बन जाती है। ठीक है, ये क्या होता है ये हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ट्राइब कन्फेडरेशन बन जाती है। कन्फेडरेशन का मतलब है कि बहुत बड़ी ट्राइब होती हैं और उसके नीचे छोटे छोटे रिपब्लिक्स होते हैं,
एक फेडरेशन बन जाती है, ठीक है, बहुत सारी फेडरेशंस इकट्ठा होती हैं और बहुत बड़ा राज्य बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, ठीक है, एक बहुत बड़ा रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद इन द सिविल, आपके पास सिविलाइजेशन स्टेज में स्टेट आ जाती है, कंट्री आ जाती है, टाउनशिप का कंसेप्ट आता है, जो आजकल आपको दिखाई दे रहा है, आजकल जो आपके पास है। तो इस तरह से ये खासियत है एल.एच. मॉर्गन की। उनकी खासियत है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं सीमित रहते हैं, वो सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं रहते हैं, उन्होंने फैमिली, मैरिज, किनशिप, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज़ को समझा दिया और इंटरकनेक्ट करके समझाया, ठीक है। बट स्टिल देर आर सम लिमिटेशंस, कुछ उनका क्रिटिसिज्म फिर भी हुआ है। He has used the terms like barbarism, savagery that are highly unethical and these are the ethnocentric views, ठीक है, बहुत ही एथनोसेंट्रिक व्यूज़ हैं और ऐसे जो टर्म्स को यूज़ करना इट इज़ हाईली हाईली अनएथिकल। देन ही सेड दैट द सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, कि जो मेज़ का प्रोडक्शन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नई वर्ल्ड में यानी कि अमेरिकाज में स्टार्ट की हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को अब पता चलना स्टार्ट हुआ है कि ये सारी चीज़ें सेंट्रल एशिया में शुरू हुई हैं, ठीक है। रिसेंटली भी आपके पास प्रकाशम की फाइंडिंग्स हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेंट्रल एशिया में शुरू हुई हैं और वहीं से माइग्रेट की हैं अलग अलग पार्ट्स को, ठीक है। स्पेशली इन इंडिया जो है एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है, इट ऑल द वे केम फ्रॉम ईरान, ओके। देन एज़टेक, सो एज़टेक्स का एक बहुत बड़ा क्रिटिक मिलता है आपको। एज़टेक्स आयरन यूज़ करते हैं, इसके मुताबिक अब वो आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उनको सिविलाइजेशन या फिर अपर बारबेरिक में होना चाहिए, बट दे डू नॉट हैव द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। वो जो फुली डेवलप्ड कन्फेडरेशंस हैं वो भी वहाँ पे नहीं हैं और ना ही फुली डेवलप्ड कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर स्टिल लिविंग इन दी ट्राइबल जंक्शंस, वो अभी भी ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जो उन्होंने बनाया है एल.एच. मॉर्गन ने, वो पूरी तरह से सही नहीं निकला, ठीक है। देन द हवाईन सोसाइटी इन अ सिविलाइजेशन स्टेज, ये अभी भी अब सिविलाइजेशन स्टेज में है बट स्टिल यूजेस द क्लासिफिकेटरी टर्म्स, ठीक है। एल.एच. मॉर्गन ने क्या कहा था कि सिविलाइजेशन में डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स आनी शुरू हो जाती हैं, बट हवाईन सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ है। हवाईन सोसाइटी में अब भी क्लासिफिकेटरी टर्म्स को ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन के लिए हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम जेम्स फ्रेजर के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन मेंशन इन द डाउट सेक्शन, आप डाउट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई विल ट्राई टू address your query as early as possible. Thank you very much.